हेलो व्यूअर्स। तो हमने बड़ों के अंदर एडी के अंदर होने वाले पेन के बारे में तो बहुत जानकारी ले रखी होगी अलग अलग माध्यम के द्वारा। पर कई बार छोटे बच्चों के अंदर स्पेशली जो ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं उनके अंदर भी एडी के अंदर एक पेन होता है। अगर ये जानकारी नहीं होती है कि ये पेन क्यों हो रहा है तो कई बार वो पेन नेग्लेक्ट होता है और वो लंबे समय तक परेशान करता है। बच्चा भी परेशान रहता है और पेरेंट्स भी थोड़े से चिंतित रहते हैं कि क्यों ये एडी के अंदर दर्द हो रहा है इतने छोटे बच्चे को। छोटे बच्चे की बात की जाए तो नॉर्मली ये पेन 8 साल से लगभग 12 साल की एज के ऐसे बच्चे जो थोड़े से स्पोर्टी होते हैं, थोड़ा खेल-कूद में रहते हैं, उनकी एड़ी में इस प्रकार के पेन ज़्यादा पाए जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि जो बच्चों की हड्डी होती है, एड़ी की हड्डी होती है, उसके पीछे एक हिस्सा होता है जो एड़ी को लंबा करने के लिए, बड़ा कराने के लिए होता है, जिसको हम बोलते हैं एपोफाइसिस। इससे मिलती-जुलती एक और भी टर्म होती है एपीफाइसिस। एपीफाइसिस बोन का वो आखिरी छोर होता है जो जोड़ के अंदर होता है। पर जो एपोफाइसिस जिस टेक्निकल टर्म की बात यहाँ कर रहे हैं, वो जोड़ का हिस्सा नहीं होती है। देखा जाए तो जो हमारे पीछे लेग में एक मसल होती है जिसे हम काफ मसल बोलते हैं, उसका आखिरी हिस्सा पतला होके एक टेंडन बनाता है टेंडो एक्किलिस। तो वो टेंडो एक्किलिस जाके इस एपोफाइसिस यानी कि कैल्केनियम बोन यानी हील बोन के ऊपर जाके लग जाता है। तो जो हील बोन पे लगता है तो जब बच्चा भागता है, दौड़ता है, तो ये लगातार एक स्ट्रेन पड़ता है, खिंचाव पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पे छोटे-छोटे माइक्रो टीयर्स हो जाते हैं, लिगामेंट्स के अंदर भी हो सकते हैं या स्पेशली बोन के ऊपर खिंचाव पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, तो वो पेन होने लगता है। तो जब वो पेन होता है तो उस हिस्से पे जब देखा जाता है तो बच्चे की एड़ी का वो वाला हिस्सा दबाने पे वो दर्द करता है यानी कि टेंडरनेस होती है। पेन की कंप्लेंट तो होती ही है। थोड़ी सूजन देखी जा सकती है उस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर। अगर वो एक ही तरफ है तो दूसरी एड़ी के साथ-साथ कंपेयर किया जा सकता है कि इसके अंदर सूजन ज़्यादा है। कई बार रेडनेस भी हो जाती है अगर लगातार वो लंबे समय तक चल रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, थोड़ा छूने पे वो गर्म लगता है हिस्सा। तो इन सारे सिम्पटम्स और लक्षणों के साथ पता लगता है कि बच्चे की एड़ी के अंदर दर्द हो रहा है। तो जब इस चीज़ को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो ये सिम्पटम्स होते हैं और साथ में एक एक्स-रे कराया जाता है, कैल्केनियम बोन का लैटरल व्यू एक्स-रे कराया जाता है या हील का लैटरल व्यू एक्स-रे कराया जाता है। तो उस एक्स-रे में जो ये बोन है एपोफाइसिस, ये वाले हिस्से के अंदर या तो ये नॉर्मल बोन से थोड़ी ज़्यादा व्हाइट दिखेगी जिसको हम बोलते हैं स्क्लेरोसिस, या ये एपोफाइसिस के अंदर छोटे-छोटे फ्रेगमेंट्स दिख सकते हैं। तो ये छोटे-छोटे फ्रेगमेंट दिख सकते हैं, ये बेसिकली उसमें फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, छोटे-छोटे पीसेस बन जाते हैं लगातार खिंचाव पड़ने की वजह से, तो हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है। और एक्स-रे कराने का रीज़न ना केवल सेवर्स डिजीज़ बोलते हैं इस बीमारी को, ना केवल ये कैल्केनियल एपोफाइजाइटिस या सेवर्स डिजीज़ है, बल्कि एक्स-रे इसलिए भी कराया जाता है कि कई बार कुछ रेयर बीमारियाँ भी हो सकती हैं, जैसे हील की बोन में इन्फेक्शन हो सकता है जिसको हम ऑस्टियोमाइलाइटिस बोलते हैं। हील की बोन में कुछ ट्यूमर्स हो सकते हैं, बोन ट्यूमर्स होते हैं या सिस्ट होती हैं, जो बच्चों के अंदर भी पाई जा सकती हैं। तो ना केवल ये डिज़ीज़ को रूल आउट करने के लिए या उस डिज़ीज़ की डायग्नोसिस बनाने के लिए एक्स-रे कराए जाते हैं, बल्कि जो दूसरी पॉसिबल बीमारियाँ होती हैं, उनको भी जज करने के लिए ये एक्स-रे कराए जाते हैं। अगर शक होता है कि ये सेवर्स डिज़ीज़ है या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ऑस्टियोमाइलाइटिस तो नहीं है, तो उस कंडीशन के लिए केवल हम या किसी बोन ट्यूमर को रूल आउट करने के लिए एमआरआई भी एडवाइस करते हैं। बट जब एक बार ये डायग्नोसिस बन जाती है, सिमिलर एक और कंडीशन होती है जो ऐसे ही बढ़ते हुए बच्चों के घुटने के अंदर होती है। देखा जाए तो घुटने से थोड़ा-सा नीचे जाके एक बोन का उभार होता है जो हर किसी के अंदर होता है, उस उभार को बोलते हैं हम टिबियल ट्यूबरोसिटी। वहाँ पे भी एक टेंडन आके लगता है पैटेलर टेंडन, उस पे जब बढ़ते हुए बच्चे भागते दौड़ते हैं तो खिंचाव पड़ने से उस जगह ये पेन होता है। तो नीचे एड़ी वाली बीमारी को हम बोलते हैं सेवर्स डिजीज़ और घुटने वाली बीमारी को हम बोलते हैं ऑस्गुट-श्लेटर डिजीज़। दोनों बिल्कुल सेम कंडीशन है, बढ़ते हुए बच्चों में है, पर घबराने की बात नहीं है। मेन बात ये है कि एक बार जब ये पता लग जाए कि ये कारण क्या है, ये जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी या भागने-दौड़ने की वजह से है, टेम्पोरेरीली कुछ समय के लिए उन एक्टिविटीज़ को रोका जाता है और जैसे एड़ी के अंदर जितना ज़्यादा आप पंजे को ऊपर उठाएँगे उतना ज़्यादा पेन होगा। तो कोशिश की जाती है कि पंजा थोड़ा-सा नीचे की तरफ करके रखा जाए, टिप टो रहा जाए, तो उससे उस लिगामेंट पे जो टेंडो एक्किलिस जो है उस पे खिंचाव कम पड़ता है, बोन पे खिंचाव कम पड़ता है, एड़ी वाले पेन के अंदर। और अगर घुटने में हो रहा है सेम पेन, तो घुटने को सीधा रखा जाता है ताकि उसके ऊपर खिंचाव कम पड़े। तो पहली चीज़ हो गई कि एक्टिविटी मॉडिफ़िकेशन, जिस समय ये पेनफुल फ़ेज़ चल रही है,
उस समय ये सारी एक्टिविटीज़ को कम करके रखा जाता है। दूसरी कंडीशन होती है कि अगर बहुत ज़्यादा पेनफुल है तो कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स कुछ समय के लिए दी जा सकती हैं जिससे कि पेन और स्वेलिंग कम हो जाए। कुछ और भी सप्लीमेंट्स आते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी जिनसे इन्फ्लेमेशन को कम किया जा सकता है, आइस लगाई जा सकती है। अगर बहुत ही ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है तो साथ में कोई कास्ट या कोई स्प्लिंट दे दिया जाता है ताकि घुटने के केस के अंदर घुटना सीधा रहे ऑस्कुट के अंदर, और एड़ी के पेन के अंदर जो सेवस डिजीज है वहाँ पे थोड़ा-सा एड़ी के अंदर वो टेंडो एक्जिलिस को रिलैक्स करने के लिए हल्का-सा पैर को नीचे की तरफ करके रखा जाता है और एक वॉकिंग कास्ट लगा दिया जाता है। तो ये जब एक्सट्रीम पेन होता है तो उस कंडीशन के लिए होता है। तो मेन बात यह है कि अगर इस बात की जानकारी नहीं है कि छोटे बच्चों के अंदर बढ़ती हुई एज के अंदर भी ऐसी कोई डिजीज़ होती है, तो उस पेन को नेग्लेक्शन रहता है और वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है और काफ़ी लंबे समय तक वो पेनफुल कंडीशन बनी रह सकती है। सो आई होप दिस वीडियो वाज़ यूज़फुल। थैंक यू।